जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 9 यानी आविन्यो। ठीक है, इस वीडियो में जो है अगर आप इस वीडियो को सही से देते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप दे देते हैं इस वीडियो में, तो आपका जितना भी आविन्यो से क्वेश्चन है ना, वो सारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको जो है हम लोग कहानी वे में समझेंगे कि इस मतलब इसमें जो है ये, हालांकि अगर देखा जाए तो एक ललित निबंध है, लेकिन इसको हम लोग कहानी के तौर पे समझेंगे कि लेखक इस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहता है, इसमें क्या क्या स्टोरी है। ठीक है, बस अगर आप स्टोरी ध्यान से समझ लिए तो आपको टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो ज्यादातर प्रश्न जो हिंदी में रहता है वो लेखक परिचय से रहता है। ठीक है, तो आप जरा सा लेखक परिचय पे ध्यान दीजिए। देखिए, लेखक इनके कौन है? आविन्यो के लेखक है भाई अशोक वाजपेयी। ठीक है, ये क्या है? हमारा निबंध है। कौन सा निबंध? ललित निबंध है। और याद करने का ट्रिक तो बता ही दिए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आविन्यो ये क्या है? एक ललित निबंध है। इसके निबंधकार कौन है भाई? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इनका मूल निवास स्थान की अगर बात करें तो वो सागर यानी कि सागर जिला है हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का जो है सागर जिला में इनका मूल निवास था। मूल निवास समझ रहे हैं, मतलब वहां ज्यादातर दिन तक वहीं पे ये रहे थे। ठीक है, इसलिए वो एक मूल निवास बन गया। इनकी माताजी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम था रामानंद वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम रामानंद वाजपेयी और माताजी का नाम निर्मला देवी थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ लिया था? प्रारंभिक शिक्षा समझ रहे हैं ना, मतलब शुरू शुरू में इन्होंने जो एजुकेशन लेना कहाँ प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी। ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद उच्चतर स्तर की शिक्षा जैसे कि बीए इन्होंने जो है सागर यूनिवर्सिटी, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। एमए की बात करें तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, और कौन सा सब्जेक्ट से? तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से इन्होंने एमए किया था। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी ये कई पदों पर कार्यरत रहे थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा समझ रहे हैं ना, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जो है ये कई पद पर ये कार्यरत रहे थे। उसके बाद अगर देखें तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विभाग के हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी ये सेवानिवृत्त हुए। अब यहाँ पे कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, ये कुलपति क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा, ये जो है बहुत ही बड़ा पद होता है विश्वविद्यालय का। अब ये कुलपति को जो है कौन निर्वाचित करता है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्यपाल के आधार पे जो है उसको बहुत ही एक श्रेष्ठ पद होता है ये विश्वविद्यालय का। ठीक है, बहुत ही एकदम तो इन पे जो है ये इन्होंने काम किया था। कहाँ से? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ये क्या रहे थे? कुलपति रहे थे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, और ये वहां पे रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त का मतलब हो गया सेवानिवृत्त, यानी कि वहां पे सेवा देते देते इनका रिटायरमेंट वहीं से हुआ था। ठीक है, मतलब अंतिम अपने जीवन का इन्होंने सेवा दिया था कुलपति के रूप में। उससे पहले तो कई प्रशासनिक पदों पर भी रहे थे, उसके बाद इन्होंने अंतिम सेवा कुलपति के रूप में दिया था, कुलपति के रूप में। उसके बाद क्या हो गए? वो वहां से जो है रिटायर हो गए। ठीक है, अगला है भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक भी ये रहे हैं। याद रखिएगा, ये निदेशक। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भारत सरकार की कला अकादमी के इनमें से कौन निदेशक है? कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, कला अकादमी के निदेशक, याद रखिएगा। इन्होंने जो है लगभग 3 दर्जन इनकी मौलिक और संपादित रचना है। इनकी कितनी रचना है? 3 दर्जन। 3 दर्जन इनकी रचना है। कितनी? मौलिक और संपादित रचना इनकी कितनी है? 3 दर्जन। याद रखिएगा, कितनी रचना है इनकी? 3 दर्जन। 3 दर्जन मतलब कितना? एक दर्जन में 12 होता है ना, एक दर्जन। जैसे आप बनाना यानी केला देखे होंगे, 12 केला होता है एक दर्जन में, और इनकी 3 दर्जनें जो है क्या थी? मौलिक और संपादित रचनाएं थी इनकी 3 दर्जन, यानी 12 या 36 को रचना इनका था, सोच सकते हैं। उसके बाद रचना देख लेते हैं थोड़ा सा इनका। इन्होंने कौन कौन सी चीजों की रचना की है? बहुत सारी भाई, 3 दर्जन रचना की है, बहुत सारी रचना किया है। जैसे हो गया एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह। एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह। इसमें से आपको याद कौन कौन सा रखना है? तो हमने वही चीज लिखा है जो आपको याद रखना है, बस इतना सा ही आपको याद रखना है। अब ये कहीं नहीं वहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया, कई अक्सर बार पूछा ही जाता है ये। एक पतंग अनंत में, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। तत्पुरुष, ये तो कई बार पूछा गया। तत्पुरुष के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इसको समझ लेता है, अगर पढ़ा लिखा मतलब
अगर इस चैप्टर को अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ा होता है ना, रचना उसको याद नहीं रहता है ना, तो तत्पुरुष कहता है साला इसका रचनाकार कौन है, तो वो कंफ्यूज में पड़ जाता है और ऑप्शन मारता है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तत्पुरुष के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, थोड़ी सी जगह इनके ही रचना है। इनकी आलोचनात्मक पुस्तक की बात करें तो फिलहाल इनकी आलोचना पुस्तक है। कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का कल्प, ये इनकी आलोचनाएं पुस्तक है। ठीक है, संपादित पुस्तक इनके द्वारा कौन कौन सा है? तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद। ठीक है, साहित्य विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिकाएं देखते हैं कौन कौन सी है। समवेत, समवेत इनकी पत्रिका है, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। पूर्वाग्रह, ये भी पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। पहचान, बहुवचन, कविता एशिया, ये सब जो है इनका क्या है? ये सभी जो है इनकी पत्रिका है। ठीक है, अगला देखिए, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। क्या मिला था भाई? पुरस्कार। ठीक है, इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था? देखिए, सबसे पहला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। साथ साथ फ्रेंच सरकार द्वारा 2004 में इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द अवार्ड क्रॉस। ऑफिसर ऑफ द अवार्ड क्रॉस, ये इनको जो है फ्रेंच सरकार द्वारा, यानी फ्रांस के सरकार द्वारा 2004 ईस्वी को प्रदान किया गया था। यानी तीन मात्र आपको यानी कि याद रखना है, तीन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दूसरा क्या प्राप्त हुआ था? दूसरा हुआ था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार, और तीसरा हुआ था ऑफिसर ऑफ द अवार्ड क्रॉस। ये कब प्राप्त हुआ था? 2004 में। किसके द्वारा? तो फ्रेंच सरकार द्वारा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब एक बार इसको थोड़ा सा जो है रिविजन मान लीजिए। क्या कैसे रिविजन? तो ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले याद रखिएगा आविन्यो, चैप्टर क्या है? आविन्यो। उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार हो गया हमारा क्या बोलते हैं? अशोक वाजपेयी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इनका मूल निवास स्थान सागर एमपी पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, उनके माता जी का नाम क्या है? तो निर्मला देवी। पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। ठीक है, इनका अगर बात करें कि भाई शिक्षा दीक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ किया था? तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा किया था। और उसके बाद हायर यानी कि उच्चतर स्तर पर शिक्षा जैसे बीए वगैरह हो गया, तो बीए इन्होंने जो है सागर विश्वविद्यालय से किया था जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद एमए की अगर बात करें तो एमए इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था, और कौन से सब्जेक्ट में? तो अंग्रेजी सब्जेक्ट में किया था। ठीक है, उसके बाद इनके कार्य की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये कई पदों में कार्यरत रहे थे। उसके बाद ये जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी निर्वाचित यानी कि सेवानिवृत्त रह चुके हैं। भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक भी ये जाने जाते हैं, और इनकी लगभग 3 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई है। ठीक है, उनमें से काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं। तत्पुरुष और कहीं नहीं हुई है, तो ये आपको याद ही रखना है। इनकी काफ़ी आलोचनाएं पुस्तक है, संपादित पुस्तक है। इनकी पत्रिकाएं हैं जैसे पूर्वाग्रह, समवेत, पहचान, ये सारी इनकी पत्रिकाएं। इन्हें 3 पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार, और चौथा तीसरा इन्हें फ्रेंच सरकार द्वारा 2004 ईस्वी को ऑफिसर ऑफ द अवार्ड क्रॉस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लेखक परिचय। अब हम लोग देखेंगे कि लेखक जो इस यानी आविन्यो चैप्टर में किसके बारे में चर्चा करते हैं, आविन्यो है क्या आखिर। ठीक है, चलिए उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं आविन्यो का पूरा जो है सिलेबस, यानी कि एक तरह से पूरा स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है, आविन्यो चैप्टर का पूरा स्टोरी सुन लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, सभी सब्जेक्टिव आपका इसी से बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा आप समझिए आविन्यो है क्या। क्या किसी जगह का नाम है आविन्यो, या किसी आदमी का नाम है, या किसी वृक्ष का नाम है, या किसी स्थल का नाम है, या अंतरिक्ष में कोई एलियन का नाम है? तो देखिए, आविन्यो हमारा एक शहर है। क्या है? एक शहर है, और हमारा शहर नहीं है भाई, ये हमारा फ्रांस के शहर है ना। कहाँ का है? तो यूरोप का है। ठीक है, फ्रांस कौन से महादेश का है? तो यूरोप महादेश का है देश। ठीक है, तो ये आविन्यो जो है, थोड़ा सा आविन्यो का चर्चा देख लेते हैं। आविन्यो ये हमने बना दिया है, और आपको दिख रहा होगा ये कहीं कहीं क्या बोलते हैं इसको, मठ टाइप का दिख रहा होगा, है ईसाई मठ, जिसको चर्च कहते हैं हम लोग। तो ये ईसाई मठ के टाइप का दिख रहा होगा, और ये रियल में ईसाई मठ ही है। आविन्यो क्या? हाँ, रियल में ईसाई मठ है ये, और दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है ये, यानी मध्य युग में पनपा हुआ ईसाई मठ है। ठीक है, ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है आविन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। फ्रांस में नहीं, दक्षिण फ्रांस में। अगर ऑप्शन में ऐसे रहे फ्रांस,
अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, तब आप फ्रांस लगाइएगा। लेकिन अगर ऐसे रहे पश्चिमी फ्रांस, उत्तरी फ्रांस, पूर्वी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस, तब फिर आप दक्षिणी फ्रांस लगाइएगा। ठीक है, तो दक्षिणी फ्रांस में आविन्यो स्थित है। और ये कैसे मतलब किस युग के नगर हैं, याद रखिएगा मध्य युगीन है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा ईसाई मठ है। अब थोड़ा सा देखिए, आविन्यो जो है क्या, आविन्यो हमारा अगर देखें तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है, रोन नदी के किनारे। और इसी के ठीक दूसरे छोर, यानी कि एक और आविन्यो है, रोन नदी के एक और आविन्यो है, तो दूसरे ओर एक और नया बस्ती मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं विलन्नव। क्या बोलते हैं, विलन्नव। रोन नदी के दूसरे ओर कौन सा बस्ती है, विलन्नव, नया बस्ती है। ठीक है, या नया गांव कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नए नए पुस्तक का दुकान है, पत्रिकाएं का दुकान है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रॉन नदी के दूसरे ओर यानी आविन्यो के दूसरे ओर कौन सा गांव है, तो विलन्नव गांव है। और यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं मिलती है, तो याद रखिएगा नए नए पुस्तक का दुकान मिलता है। ठीक है, मतलब दुकान यहाँ पे है, और पत्रिका वगैरह का दुकान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद होगी इतना आपको। ये आविन्यो कौन से नदी के किनारे है, रॉन नदी के किनारे। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे लेखक साहब यानी कि अशोक वाजपेयी साहब आखिर आविन्यो का चर्चा क्यों किए। तो देखिए क्या हुआ था कि आविन्यो में पीटर ब्रुक का विवादास्पद, पीटर ब्रुक एक आविन्यो का ही जो है एक व्यक्ति है। ठीक है, और वो जो है विवादास्पद महाभारत क्या कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत कर रहे थे, यानी कि महाभारत की प्रस्तुति कर रहे थे। कौन, पीटर ब्रुक। कहाँ पे कर रहे थे, तो आविन्यो में कर रहे थे। और उसी को देखने के लिए या फिर उन्हीं का जो है संचालन करने के लिए जो है लेखक को निमंत्रण भेजा गया था। क्या भेजा गया था, लेखक को निमंत्रण भेजा गया था। ठीक है, और लेखक वहां गए भी थे। हालांकि कितना दिन तक रहा था, 19 दिनों तक वहां रहा था। ठीक है, कब से कब तक पूछा है, तो 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक वहां रहा था। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 19 दिन तक आसपास नहीं होता है, लेकिन लगभग लगभग हमारे बुक में ऐसे ही दिया गया है। और लेखक जो है लगभग बताते हैं कि लगभग हम वहां पे 19 दिन तक रहे थे। शायद 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के आसपास तक रहे थे, और दोपहर तक वहां से वो रहे थे और वहां से निकल गए थे। ठीक है, और ये कब की बात कर रहे हैं, तो 1994 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये वहां जो गए थे 10 वर्ष पहले, यानी जब ये चर्चा कर रहे हैं उस समय के 10 वर्ष पहले गए थे। अभी के 10 वर्ष पहले नहीं, यानी कि 2023 अभी है, तो भाई उसके 10 वर्ष पहले यानी 2013 में नहीं गए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लेखक आविन्यो कितने वर्ष पहले गया था, याद रखिएगा 10 वर्ष पहले। किस मतलब कौन सा ईयर्स में गया था, याद रखिएगा 1994 में गया था। कितना से कितना समय तक रहा था, 19 दिनों तक रहा था। 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक वो वहां पे रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आविन्यो गया था लेखक, 19 दिनों तक रहा, और 1994 में गया था, 10 वर्ष पहले वो वहां पे गया था। ठीक है, आविन्यो गया था, 19 दिनों तक रहा, 10 वर्ष पहले गया था वहां पे। और वहां पे जाने के बाद इनको एकदम बहुत ही सुनसान जगह मिला, एकदम बहुत ही मस्त से रहा वहां पे। ठीक है, और प्रतिदिन ये गद्य और काव्य की रचना में लीन हो गए, पूरा गद्य की रचना काव्य की रचना में पूरा लीन हो गए। और फाइनली अगर देखें तो इन्होंने 25 कविता लिखा था बस 19 दिनों के अंदर। और ना केवल 25 कविता बल्कि 27 गद्य की रचना किया था इन्होंने। समझ सकते हैं थोड़ा सा कि 35 भाई कविता लिख दिया इन्होंने 19 दिनों में, 35 कविता। तारीफ है, इसको खुद यकीन नहीं हो रहा था अशोक वाजपेयी जी को, जब ये देखा ना इसको खुद यकीन नहीं हो रहा था भाई हम इतना कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ इन्होंने फिर अनुमान लगाया, साला इतना शांत जगह था, इतना शांत माहौल था कि हम जो है पूरा लीन हो गए थे उसमें। ठीक है, तो 35 रचना और 35 कविता और 27 गद्य इसने रचना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक ने आविन्यो में 19 दिन तक रहते हुए कितने कविता की रचना की, 35 कविता की। ठीक है, 35 कविता किया था भाई। ठीक है, 35 लिख दिए, 35 कविता की रचना किया था और 27 गद्य की रचना किया था। ठीक है, 27 गद्य की रचना किया था। और ये साथ क्या क्या लेकर के गए थे, कपड़ा लता लेकर के गए ही होंगे, लेकिन हाँ मेन चीज आपको याद रखना क्या क्या लेकर के गए थे। तो हिंदी का टाइपराइटर लेकर के गए थे, 3-4 पुस्तकें अपने साथ ले गए थे, और संगीत का कुछ टेप्स वगैरह होता है ना संगीत का, उस समय पहले जो है ना इस तरह का टेप्स आया करता था, इस तरह का एक टेप्स होता था और इसमें इस घुर्री टाइप का होता था और इस तरह से गोल गोल रहता था। ठीक है, ये टेप्स जो है लगाने के बाद जो है सॉन्ग सुनता था। आज तो ये है ना फटाक से गूगल पे सर्च मारे तुरंत आ गया सॉन्ग। तो पहले जो है टेप्स होता था संगीत का, वो जो है लेकर के गए थे। तो साथ क्या क्या लेकर के गए थे, तो हिंदी का टाइपराइटर लेकर के गया था। टाइपराइटर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसी तरह से होता है टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे और संगीत के टेप्स ये लेकर के गए थे। ठीक है, आविन्यो ऑफ फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। आविन्यो क्या होता है, अब एक लोकप्रिय रंग समारोह हो गया था। मतलब आविन्यो अगर देखें ना तो कुछ समय पहले
यानी कुछ समय पहले जो है आविन्यो पोप की राजधानी हुआ करती थी। आविन्यो क्या हुआ करती थी? पोप की राजधानी हुआ करती थी। कौन? आविन्यो। आविन्यो क्या किसकी राजधानी हुआ करती थी? पोप की राजधानी हुआ करती थी आविन्यो। लेकिन अब जो है क्या हो गया? आविन्यो केवल और केवल फ्रांस यानी कि पूरे यूरोप महाद्वीप का जो है एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। ठीक है, आविन्यो फ्रांस का एक क्या है? कला केंद्र है। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आविन्यो। आविन्यो फ्रांस का क्या है? तो एक कला केंद्र है। पिकासो की एक कृति है जिसका नाम है द मादा मोलेज द आविन्यो। द मादा मोलेज द आविन्यो। अब थोड़ा सा इसका बस जो है आप याद रख लीजिएगा, इतना आप कहेंगे इसका क्यों चर्चा है भाई, किताब में आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से पिकासो की कृति कौन सी है? तो द मादा मोलेज द आविन्यो। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा एक और चर्चा देखिए। 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक ला सत्रुज ईसाई मठ बना रहा। ला सत्रुज नाम का भी एक ईसाई मठ था वहीं फ्रांस में। ठीक है, अब देखिए ये भी फ्रांस में ही है ईसाई मठ, इसका भी चर्चा है आपके बुक में। ला सत्रुज का भी चर्चा है हमारी बुक में। ठीक है, तो वहां पे जो है 14वीं शताब्दी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक ला सत्रुज ईसाई मठ बना रहा। क्वेश्चन पूछेगा ला सत्रुज कब तक ईसाई मठ बना रहा? तो याद रखिएगा फ्रेंच की क्रांति तक वो ईसाई मठ बना रहा, यानी वहां पे धार्मिक कार्य होता रहा। उसके बाद से वो क्या हुआ उसके बारे में आपके बुक में नहीं दिया है, तो बस आपको इतना ही पढ़ना है कि ला सत्रुज कब तक ईसाई मठ बना रहा। तो याद रखिएगा फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, यहां तक चलिए अब हम लोग देखते हैं ये भाई साहब। देखिए अब लेखक परिचय पे यानी कि लेखक के बारे में थोड़ा सा और चर्चा देखते हैं। ये तो हमारा हो गया है ना, पूरा यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बताइए थोड़ा सा एक आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए आविन्यो, आविन्यो क्या है भाई? तो दक्षिण फ्रांस में एक स्थित मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है? मध्ययुगीन ईसाई मठ है आविन्यो। आविन्यो कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? पोप की राजधानी हुआ करती थी। आविन्यो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। आविन्यो के दूसरे छोर कौन सा नया बस्ती है? तो विलन्नव। विलन्नव में क्या क्या मिलता है? तो नए नए पुस्तकों के दुकान है, पत्रिकाओं के दुकान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आविन्यो लेखक कितने दिनों तक रहे थे आविन्यो में? तो 19 दिनों तक रहे थे। आविन्यो लेखक क्यों गया था? तो भाई पीटर ब्रूक का जो है निमंत्रण आया था, उसी को स्वीकार करके वो वहां पे गए थे। 19 दिनों तक वहां रहे थे और वहां रहते हुए उन्होंने कितने कविता और गद्य की रचना की थी? तो 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। प्रतिदिन वो जो है गद्य और काव्य लिखा करते थे, जिस वजह से उन्होंने 35 कविता और 27 गद्य की उन्होंने रचना की थी। और ये कब गए थे? तो 10 वर्ष पहले ही गए थे। कब गए थे? 10 वर्ष, अपने समय के 10 वर्ष पहले। ठीक है, ये क्या क्या साथ लेकर के गए थे? तो हिंदी का टाइपराइटर लेकर के गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर के गए थे, और ये जो है हिंदी मतलब क्या बोलते हैं, संगीत के टेप्स लेकर के गए थे साथ में। ठीक है, आविन्यो अब क्या रह गया? मतलब आविन्यो कभी जो है पोप की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब फ्रांस और यूरोप का केवल एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह बन के रह गया है। आविन्यो फ्रांस का एक क्या है? कला केंद्र रह गया। पिकासो की कृति है द ला मादा मोलेज द आविन्यो। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा लेखक जो है, अब बताइए आविन्यो में एक बहुत ही फेमस नदी है यानी रोन नदी। रोन नदी के किनारे ही आविन्यो है ना, तो आविन्यो लेखक गया है। भाई रोन नदी तो घूमने जाएगा ही ना। जैसे आप अगर भागलपुर जाइएगा, भागलपुर, तो भागलपुर में अगर आप रहिएगा 19 दिन के लिए और घूमने फिरने के लिए गए, और अगर आप गंगा नदी नहीं गए, तो ये कोई बात हुआ क्या? अब ये अलग बात है कि आपकी मर्जी। ठीक है, तो लेखक अगर वहां गया है तो भाई इसको मतलब ये तो इत्तेफाक से हो ही सकता है कि वो रोन नदी गया ही होगा। तो ये जो है रोन नदी के तट पे, और रियल में गया था। ठीक है, ये रोन नदी गया था। तो ये जो है क्या करते हैं, यानी लेखक यानी कि अशोक वाजपेयी साहब रोन नदी के तट पर बैठे थे। रोन नदी के तट पर ये बैठे थे, और लेखक कवि वगैरह साहित्यकार वगैरह जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पूरे अपने मन में ही खो जाते हैं। सब जो कविता लिखते हैं वो अपने मन में ही खो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि रोन नदी के तट पर ये बैठे हुए थे, और इनको जो है आभास हो रहा था, इनको लेखक को जो है लग रहा था कि साला जले स्थिर है और तट ही बह रहा है। जल को ये जो है मतलब नदी में जो लहरें होती है ना, इस तरह से करते हुए लहरें जो होती है नदी में, इस तरह से करते हुए जो लहरें, इस लहर को जो है एक टक से देख रहा था। तो एक टक से देखने के बाद इसको लगा, उसके तट पे बैठ करके लगा कि साला ये तो पानी स्थिर है। उसको लगा कि पानी स्थिर है, साला तट ही बह रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और ये खो चुका है पूरा उसी में एकदम, समझ रहे हैं ना, ये उनकी भावना अपनी मतलब व्यक्त कर रहा है वो। ठीक है, और नदी के तट पर बैठना भी, ये अपने मन में आता है इनका जवाब कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना ही है। और रियल बात, अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये मजाक है, तो देखिए अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन अगर चल रहा है तो आपको बाहर थोड़ा सा खिड़की के बाहर झांकिए, तो अगर आप गाछ वृक्ष अगर आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि साला गाछे वृक्ष चल रहा है, हम अपनी जगह पे स्थित है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। या फिर अगर आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं, अगर आपका ट्रेन रुका हुआ है और दूसरी ट्रेन जो है चल रहा है, तो आपको लगेगा कि वो ट्रेन जो है रुका हुआ है, हम ही चल रहे हैं।
ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से लेखक उसमें पूरा रम चुका है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि भाई नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना ही है, और नदी के पास होना नदी होना ही है, नदी के पास होना नदी होना है। ठीक है, अब देखिए अगला है, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। क्या बोल रहा है ये, नदी किसी को भी अनदेखा नहीं करती है। और इस दौरान बैठते बैठते इन्हें जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता याद आती है, जिनका नाम था नदी चेहरे लोगों की। नदी चेहरे लोगों के क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि विनोद कुमार अशोक वाजपेयी को नदी के तट पर बैठते हुए किनकी कविता याद आती है? तो याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। यानी अशोक वाजपेयी को नदी के तट पर, रौन नदी के तट पर बैठते हुए किनकी कविता याद आती है? किनकी कविता याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। क्या नाम है उनकी कविता का? नदी चेहरे लोगों के। ठीक है, और नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, इनका कहना है कि भाई सही बात है, और ये रियल बात है, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। अगर आप कोई भी रहे, नदी अगर किसी को भी अनदेखा ये नहीं करती। क्यों? अब इसका उदाहरण समझिए। जैसे देखिए, नदी के पास अगर कोई भी जाएगा उसको सबको भिगो देगा ये, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, या कोई भी रहे, सबको ये भिगो देता है। तो नदी किसी को भी अनदेखा नहीं करता है। नदी की समानता कविता से करते हैं। कवि वहां पे नदी की जो समानता है वो, मतलब लेखक वहां पे नदी की समानता कविता से करते हैं। ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आते हैं, ये कहते हैं ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आकर के मिलते हैं। ठीक उसी तरह से कविता में ना जाने शब्द कहाँ कहाँ से आकर के मिलते हैं। क्या बोलते हैं? ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आकर के मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता में ना जाने शब्द कहाँ कहाँ से आकर के मिलते हैं। तुलना कर रहा है उसका। ठीक है, नदी में जल की कमी नहीं होती और कविता में शब्द की कमी नहीं होती। क्वेश्चन पूछेगा कि नदी में किसकी कमी नहीं होती? तो नदी में जल की कमी नहीं होती, और कविता में किसकी कमी नहीं होती? तो शब्द की कमी नहीं होती। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है इसके प्रसंग में उन्होंने अपने अंदर से एक भावना प्रकट होता है, और वो कहते हैं, अगर मान लीजिए कि कविता नदी से कुछ सवाल पूछे, कविता अगर नदी से कुछ सवाल पूछे कि कैसी तुम नदी हो, कविता अगर नदी से सवाल पूछे कि कैसी तुम नदी हो, तो पता है कविता वो अपने अंदर में कहता है कि शायद इसमें जो है नदी जवाब देगी कि जैसी तुम कविता हो। क्या बोलेगी? जैसी तुम कविता हो। यानी अगर कविता नदी से सवाल पूछेगा ना, कैसी तुम नदी हो, तो पूछेगा जैसी तुम कविता हो। क्यों भाई? क्योंकि जैसे हम में, यानी कि जैसे नदी में जो है पानी कहाँ कहाँ से आकर के मिलता है ये पता नहीं चलता है, जल कहाँ कहाँ से आकर के मिलता है पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से कविता में शब्द कहाँ कहाँ से आकर के मिलता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। इसका आप ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस हो गया चैप्टर क्लियर आपका। और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, आपको फिक्र नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।